हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। टुडे हमारा आज दूसरा लेक्चर है इंडियन इकॉनमी का, स्पेसिफिकली फॉर हिमाचल सर्विसेज के लिए, हिमाचल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 के लिए। कल हमने इंट्रोडक्शन, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी कि कैसे आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, और ये सारा सिलेबस हम लेक्चर वाइज कैसे कवर अप करेंगे। सो देखिए, जो स्टाइल रहेगा लेक्चर्स का इकॉनमी को समझने का, जो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका ये कि इसे एक स्टोरी टेलिंग के वे में कवर अप करते चले। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर लेके आऊँ, जैसे जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इन कॉन्सेप्ट पर लेके आऊँ, तो होगा क्या कि हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं होगा उसे बिल्ट अप करने के लिए। तो इस करके हम एक बैकग्राउंड बनाएंगे, पहले उस पर बिल्ट अप करेंगे हमारी स्टोरी, और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर, आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकॉनमी की। तो अगर हम इंडियन इकॉनमी की एवोल्यूशन की बात करें, सो बात कहाँ पर शुरू होगी कि कैसे, क्या स्थिति थी इंडिया की जब ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में हुआ करता था, या जब वो इंडिया छोड़कर गए तो इंडिया किस हाल में था, और प्रेजेंटली अब हमारे पास क्या सिचुएशन है। क्योंकि देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की, प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन की, हमारा जो प्रेजेंट है, एक ह्यूमन बीइंग का भी जो प्रेजेंट है, वो उसके पास से जो है इफेक्टेड होता है। इसी तरह से जो इंडियन इकोनॉमी का भी जो प्रेजेंट है, वो इसके पास से इफेक्ट होता है। देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया और अमेरिका का अगर हम कंपैरिजन करें, तो आप देखोगे अमेरिकन जो वे ऑफ एग्रीकल्चर है वो अब मैकेनाइज्ड है, फुली मैकेनाइज्ड है। वहां पर आपको फील्ड पर जो है गेहूं काटते हुए लेबर नहीं दिखेंगे। उनका एक तरफ से थ्रेशर चलता है, दूसरी तरफ से उनका पैकेजिंग भी साथ ही हो जाता है, छटाई भी हो जाती है, पैकेजिंग भी हो जाती है, और जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज में पहुंच भी जाता है, जहां से उसके बाद फ्लोर बनेगा, आटा बनेगा, या उसके बाद उसका वो ब्रेड्स बनाएंगे, जो भी यूज उसके बाद उस आटे का करेंगे। बट इंडिया में ये एग्रीकल्चर जो है अभी भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है इन कॉन्टेक्स्ट टू लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है। आपको कटाई से लेके, ढुलाई से लेके, छटाई तक आपको हर जगह लेबर और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की इन्वॉल्वमेंट रहती है। इसका एक रीज़न कई समझ सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ये रीज़न नहीं है, ये एक एवोल्यूशन की वजह से हुआ। ये इसके पीछे कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब ये सारे क्या कॉजेज हैं, ये एक एग्जांपल है कि अगर आपने अभी प्रेजेंटली अगर आप ये कहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी, सो इसके पीछे की एक स्टोरी है। उस स्टोरी को अगर हम समझते हैं तो हमें आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में बहुत आसानी रहेगी। और क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, हमने पहले भी अपने जो फर्स्ट सेशन किया था, फर्स्ट लेक्चर किया था, उसमें हमने टेबल में देखा था कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो कई क्वेश्चन आप जो है उस बेसिस पर ही क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकॉनमी करेंगे, और इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रिटिश रूल। तो आज हम ये 8 पॉइंट जो है, 8 सब टॉपिक जो है इसमें कवर अप करेंगे कि कैसे ब्रिटिश रूल की वजह से जो आर्टिशंस और क्राफ्टमैन थे इंडिया के, उनकी दुर्गति, जिसे बोलते हैं दुर्गति हुई, उनकी जो उनकी रोजी रोटी थी, जिसको हम लाइवलीहुड कहते हैं, वो किस तरह से कमज़ोर हुआ, किस तरह से कम हुआ, एंड हाउ दे वर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। सो ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। देन प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन, ये भी एक टर्म हम डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट देयर आर वेरियस अदर डायमेंशन जिनको हम आज टच करने वाले हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी उस समय पर। देन ऐसे ही एग्रीकल्चर की जो हम कहते हैं डिटोरेशन हुई है, वो किस प्रकार हुई है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है जो एक प्रोडक्टिव एरिया माना जाता था इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ता चला गया, और उस पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती चलेगी, और साथ ही साथ पॉवर्टी बढ़ती चलेगी। तो इनका लिंकेज हम देखेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन से जो फार्मर है वो पिछड़ा, और उसकी वजह से कैसे आपकी पॉवर्टी इंडिया में इंक्रीज हो रही है। और साथ ही साथ हम दूसरे पैरेलली डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री और ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट रहा ब्रिटिश पॉलिसीज़ का। जो कंट्री वर्ल्ड में सोन चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, वो कैसे आपकी एक रूरल पॉपुलेशन डोमिनेटेड कंट्री बन गया, या एक
पुअर कंट्री के नाम से जाना जाने लगा से। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, हाउ ब्रिटिश पॉलिसी इम्पैक्टेड इंडियन इकॉनमी और इंडियन पॉलिसी मेकिंग इन सच अ वे दैट इंडिया बिकम सच अ पुअर कंट्री व्हेन दे लेफ्ट इंडिया। सो अकॉर्डिंगली देन ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी कॉन्सेप्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है और साथ ही साथ हम यहाँ पर भी इसे डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट टू द इकोनॉमिक कंसर्न्स। देन in the end we will talk about the infrastructure which related to the transportation and communication। तो ये सारे पॉइंट्स आज हमारे लेक्चर में कवर अप होने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इफ़ यू जो हिस्ट्री होती है या जो किसी भी कंट्री का जो एवोल्यूशन है इकॉनमी का, वो डिपेंड करता है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे एंड वो ही आपके फर्दर इम्पैक्ट करता है। तो इसी स्टोरी को आगे बिल्ट अप करते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूइन ऑफ आर्टिशंस। अब देखो, जो आर्टिशंस होते हैं उनकी मेन कमाई हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडीक्राफ्ट में इन्वॉल्व लेबर हो या फिर आर्टिशंस हो या किसी भी तरह का और मैनुअल लेबर करते हो, या खासकर उन लोगों की जो खास किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म को डेवलप करते हैं, इनकी जो रोजी रोटी का मेन साधन या इनकी जो मेन कस्टमर होते हैं वो कौन होते हैं? वो रॉयल रूलर्स होंगे या रॉयल फैमिलीज होंगी। ठीक है, अब जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका आपको मैं बताऊँ, कुल्लू शॉल। अब कुल्लू जो शॉल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इनिशियली ये जो शॉल थी ये प्लेन बनाई जाती थी, इस पर कोई कलाकारियाँ ज़्यादा नहीं की जाती थी। लेकिन ऐसे जैसे बुशहरी जो क्राफ्टमैन है, रामपुर के जो बुशहरी क्राफ्टमैन, जब उनका दबदबा बढ़ा, कैसे? क्योंकि जो उस टाइम के रॉयल फैमिली से, किंग से, उन्होंने इनको पैट्रनाइज करना शुरू किया, उन्होंने पसंद की इनकी क्राफ्ट को। तो आप देखोगे शिमला के आसपास कुल्लू रीजन में आपके पास जो ये बुशहरी हैंडक्राफ्ट थे या क्राफ्टमैन थे, इन्होंने इनकी पैट्रनाइज जैसे ही इनको पैट्रनाइज किया गया बाय द किंग्स, बाय द रूलर्स एंड बाय द रॉयल फैमिलीज, जो कुल्लू शॉल है उसका बिल्कुल रंग और रूप बदल गया। अब आप उसे देखते हो, बड़े सारे पैटर्न्स मिलते हैं, बड़े सारे डिज़ाइन मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुई। तो हैंडीक्राफ्ट और जो भी आर्टिशंस होते हैं, इनको बढ़ावा देने का काम जो है रूलर एंड इसी तरह से आपके रॉयल फैमिलीज करते हैं। अब जब राजकाज ही नहीं रहेगा, तो ये रॉयल फैमिलीज रॉयल नहीं रही, जो रूलर है वो रूलर नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ा कारण बना हमारे स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में। एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो सबसे बड़ा रीजन बना हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्टमैन या आर्टिशंस के डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट का। अब क्योंकि ये खुद में एक इंडस्ट्रीज भी थी, तो इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन हुई। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या रीजन बनते हैं। सबसे पहला रीजन मैंने आपको बताया कि डिसअपीयरेंस ऑफ इंडियन रूलर्स। अब ब्रिटिश रूल आने के बाद जो इंडियन रूलर थे, चाहे आप मुगल्स की बात कर लो, चाहे रीजनल रूलर्स की बात कर लो, चाहे छोटी छोटी सल्तनत संभालने वाले या छोटे छोटे रीजन संभालने वाले छोटे किंग एंड क्वींस की बात कर लो, उनका अब राज नहीं रहा। तो जो उनको पैट्रनाइज करने वाले, जो ये किंग जिनको पैट्रनाइज करते थे आर्टिशंस को, क्राफ्टमैन को, उनकी भी जो रोजी रोटी है उसको धक्का लगा। ठीक है, देन इसी तरह से अब ब्रिटिशर्स नए रूलर्स आए हैं। अब इस नए रूलर्स का आने से क्या हुआ, इनको इंडियन स्टाइल ऑफ क्राफ्ट में इंटरेस्ट नहीं है, इनको इंडिया में बनने वाली चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द यूरोपियन साइड। वहाँ का कल्चर, वहाँ की ड्रेसिंग, वहाँ के तौर तरीके अलग है, वेपनरी अलग है। तो वो ना आपके वेपन यहाँ से खरीदेंगे, ना आपके कपड़े यहाँ से खरीदेंगे, ना ही इसी तरह से और चीज़ें को खरीदेंगे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ा ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिकली, वो ये पड़ा कि जो आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, उनकी जो रोजी रोटी, जो उनकी कमाई का साधन था वो गया, और साथ ही साथ जो ये पूरी इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसको एक काफ़ी आघात पहुंचा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो दीज आर द टू रीजन जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो रुइन ऑफ आर्टिशंस है ये हुआ, आर्टिशंस एंड हैंडक्राफ्ट हुआ। और इसी के साथ साथ बिकॉज देखो, ये जो क्राफ्टमैन्स हैं या जो आर्टिशंस हैं, इनका साथ के साथ एक और भी काम रहता है, दैट इज एग्रीकल्चर। बिकॉज इंडिया वॉज एट दैट टाइम वॉज अ रूरल इकॉनमी। रूरल इकॉनमी का मतलब क्या है? रूरल होता है आपका जहाँ पर आपके पास एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकॉनमी हो, कि एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग एक एम्प्लॉयमेंट है या फिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे हमने कल डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। सो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ आपके पास बाकी भी चीज़ें जुड़ती हैं। तो आपके पास एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एग्रीकल्चर जिस समय आप नहीं कर रहे, जैसे कि लीन सीजन में
आप क्या है कि एग्रीकल्चर नहीं करते, बट एग्रीकल्चर इस टाइम पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो सकती। आपने बुआई कर दी, अब आपके पास कटाई का समय है, इन बिटवीन यू हैव टाइम, या फिर कटाई कर ली है और इन बिटवीन यू हैव टाइम कि अब कुछ और नहीं है करने को। सो आप उस टाइम क्राफ्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी तरह की क्राफ्ट बनाते हो या किसी भी तरह की आर्टिसन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। सो दैट गिव्स यू अ सम काइंड ऑफ अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। अब क्योंकि ना यहाँ पे रूलर्स की दो तरह से मार पड़ी इनको, एक तो इंडियन रूलर नहीं रहे जो उनको उनका सामान खरीदते थे, दूसरी तरफ जो है ब्रिटिशर्स, उनको आपका सामान खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि सबसे पहली बात जो आपकी सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकॉनमी थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, बिकॉज अब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। बिकॉज साइड बाय साइड जो आप और चीज़ें बना रहे थे, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों या फिर उसके साथ रिलेटेड आप टूल्स बना रहे हों या फिर आप और तरह के क्राफ्ट बना रहे हों, चाहे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए आप कोई इक्विपमेंट बना रहे हो या फिर ऐसे ही कपड़े बना रहे हैं, किसी भी तरह का खादी का कपड़ा है, किसी और तरह का कपड़ा है। सो अब वो उसकी डिमांड नहीं रही, तो आप पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, तो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम चला गया। अब वो सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ कई और भी चीज़ें नुकसान हो रही है, बिकॉज ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ और एक्टिविटी कर रहे हो तो पूरा रूरल एरिया जो है वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट है कि अपने ज़रूरत का खाना भी वो उगा लेता है, एंड साथ ही साथ वो अपने ज़रूरत की और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी उसी विलेज में हो जाती है। उनको बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको बाहर से कपड़ा मंगाने की ज़रूरत है, ना ही बाहर से कोई मशीन मंगाने की ज़रूरत है। वो खुद से ही विद इन द विलेज एरिया वो कर लेते थे। लेकिन ये जो सिस्टम था और ये बहुत ही यूजफुल और सस्टेनेबल सिस्टम था, बिकॉज द इकॉनमी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर थिंग। सो उनके लिए सब्सिस्टेंस की कोई दिक्कत नहीं थी, नौकरी या कमाई का जरिया उनके पास हमेशा था। बट ये जो रीज़न रहे जिनकी वजह से वी सी की आर्टिशंस और क्राफ्टमैन को का डिक्लाइन हुआ, इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकॉनमी भी हुआ। अब सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकॉनमी को एक धक्का पहुंचेगा, क्योंकि और ये इसके साथ ये होने के साथ ही बहुत सारे लेवल पर आप देखोगे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। अब जो हमने लेक्चर जहाँ से स्टार्ट किया था अब उससे इसे कनेक्ट करो कि कैसे हम कहते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो लेबर इंटेंसिव है। अब क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज उन पॉपुलेशन के जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन, उनके पास और कोई जरिया नहीं है कमाई का, तो उनके पास एग्रीकल्चर ही बचा। अब हिमाचल गवर्नमेंट की आप पॉलिसीज देख लो अभी, अब वो क्या कोशिश करे, डाइवर्सिफिकेशन की, जो फार्मर है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना होकर के और भी काम करे, जैसे हॉर्टिकल्चर का काम करे, जैसे वो एनिमल हस्बेंड्री का काम करे, अब वो वूल का उत्पादन करे, ठीक है, भेड़ बकरियां रख के वूल का उत्पादन करे, उसको फिर आगे बेचे। इस तरह की एक्टिविटी में हम उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो शॉल बनाने का काम हो, चाहे और तरह के क्राफ्ट हो, उसको बढ़ावा देने का पर्पज़ यही है कि आप वो जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे उसे आप निकाल सको। तो ये इतिहास इस चीज़ को ऑलरेडी आपको बता चुका है कि यू नीड टू बी वेरी सेल्फ सफिशिएंट इन दैट वे, अदरवाइज आप जो है आपकी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो वीक रहेगी, हमेशा आप हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड रहोगे। तो यही अभी की गवर्नमेंट यही करती हैं। और इसके साथ साथ पहला आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस तो ये है, और सेकंड इसके साथ अगर हम देखेंगे तो जो बड़े टाउन से, क्योंकि अब आपके पास जो क्राफ्टमैन है, आर्टिशंस है, उनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पर वो ये एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स के आने के समय या फिर मुगल पीरियड में सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा माने जाते थे अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए एंड ऑल। और नॉट सिर्फ नॉट ओनली इन दिस रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, वर्ल्ड ओवर बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड ओवर बात करें। इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडियन आर्टिशियंस का जो वर्क है वो वर्ल्ड नोन था फॉर इट्स क्वालिटी, फॉर इट्स फाइननेस एंड फॉर इट्स ब्यूटी ऑल्सो। सो अभी मैं आपको आगे चल के एक ग्राफ दिखाऊंगा जहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया was capturing around 25% of the world manufacturing, कि 25% वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडियन फैक्ट्री से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आती थी उस समय पर। ब्रिटिशर्स के टाइम के, मुगल्स के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 1750 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कैसे ब्रिटिशर रूल आने के बाद चेंज हुआ वो कहानी पर भी आएंगे। सो ये जो आपके टाउन से
ये टाउन्स अब इनकी, बिकॉज अब आपकी रूरल इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंसी चली गई, आपके जो नए राजा हैं या नए मालिक हैं जो ब्रिटिशर्स, उनको आपकी इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस गुड है वो नहीं चाहिए। दो रीज़न है, एक तो उनका टेस्ट मैच नहीं करता, दूसरा वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री अपनी कंट्री की इकॉनमी को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, सो इस वजह से आपके कई सारे जो ट्रेड सेंटर्स हैं, ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया। तो रुइन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, तो ये पहला जो चोट है इंडियन इकॉनमी को, वो यहाँ पर पड़ी दो तरह से। एक तो आपकी रूरल सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी चलेगी, और दूसरी तरफ आपके जो टाउन्स हैं वहाँ पर आपने डिक्लाइन देखा। तो दीज आर द टू फैक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग द सेकंड। अब सेकंड जो मेजर इंपैक्ट होगा ब्रिटिश पॉलिसीज का ऑन इंडियन इकॉनमी, दैट इज बाय द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेशन पॉलिसीज। अब आपको पता है कि इंडियन इकॉनमी में अब हम एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं करते। इंडियन एग्रीकल्चर में जो इंडियन इकॉनमी है, इसमें हम एग्रीकल्चर पे अब टैक्स नहीं लगाते। अब इसकी भी हिस्ट्री है, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारे फार्मर्स हैं वो इतने ज़्यादा टैक्सेस से, इतने ज़्यादा रेवेन्यू से, लैंड रेवेन्यू जो उनके ऊपर लगाया जाता था, उससे इतने त्रस्त थे दैट दे वांटेड कि अब जो इंडिपेंडेंस हमें मिलेगी तो हम इससे आज़ादी चाहिए। तो दे वर एश्योर्ड कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दे विल नॉट बी एनी एग्रीकल्चर टैक्स और एनी सच काइंड ऑफ थिंग। सो वो आज भी आपके पास कई बार रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अभी पंजाब में कुछ समय पहले रिपोर्ट आया कि देयर शुड बी, वी अब इनडायरेक्टली बोल रहे, डायरेक्टली नहीं बोल रहे, दैट वी नीड टू जनरेट सम रेवेन्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑल्सो। यही इसी तरह से हिमाचल नहीं बोला था, बट स्टिल द एग्रीकल्चर इज टैक्स फ्री बिकॉज ऑफ द, अगेन बिकॉज ऑफ द योर हिस्टोरिकल रीजन्स एंड ऑल। सो इसमें अगर हम बात करें कि कौन सी ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसीज थी, क्या रेवेन्यू सिस्टम था उनका, जिसकी वजह से आगे हम देखेंगे कि हमारा जो फार्मर है वो डेट बर्डन में भी जाएगा, ये कर्ज के दबाव में भी आएगा, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये वैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी करोगे इन पॉलिसीज़ को, बट यहाँ पे मैं ओवरव्यू करा देता हूँ। सबसे पहली बात, परमानेंट सेटलमेंट। ये तीन सिस्टम्स हैं, we will discuss three land revenue systems of British, जो आगे चल के हमारा जो फार्मर है, जो किसान है, उस पर एक दबाव बनाएगा और जो उसकी एक गरीबी का और एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन का रीज़न बनने वाला है। तो परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहला आता है। परमानेंट सेटल को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अनाउंस किया था या इम्प्लीमेंट किया था इन द ईयर 1793 में। जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई तो सबसे पहले जो टारगेट एरियाज थे, जिनको सबसे पहले टारगेट किया गया, वो आपके एरियाज जो हैं वो बंगाल और बिहार रीजन्स थे। और यहाँ पर सिस्टम कैसे था कि ये जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट करने की जिम्मेवारी कुछ ज़मींदारों को दी गई। और ये ज़मींदार कौन है, ये आगे जो है पुराने लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि उन्होंने यहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। मतलब इनडायरेक्टली इनको मालिकाना हक मिल गया इन ज़मीनों पर। तो यहाँ पर जो लेबर काम करती थी वो अब मालिक नहीं है, वो सिर्फ लेबर की तरह काम करेंगे, जो पुश्तैनी समय से इन ज़मीनों पे काम करते आते थे। तो एक नई क्लास खड़ी हुई ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जिनको ज़मींदार बोला गया, और इनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करना होता था। अब देखो, जब आपने जो रेवेन्यू है फिक्स कर दिया, तो ये कैसे प्रॉब्लम करेगा पॉपुलेशन को या फार्मर्स को। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वट एवर द प्रोडक्शन विल बी, दे नीड टू गिव सम पर्टिकुलर अमाउंट टू द ज़मींदार, और फिर ज़मींदार वही पैसा जो है आगे ब्रिटिश सरकार को जमा कराएगा। तो ये एक बड़ा कंसर्न हम आगे देखते हैं बनेगा, बिकॉज एंड अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी फिक्स्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी एक पीरियड के लिए ये अमाउंट जो है वो फिक्स किया करती थी, दैट इज द थिंग। तो अब आपके पास ज़मींदार आ गए, और ज़मीन का और कोई मालिक तो नहीं रहा, ज़मींदार हैं, और ज़मींदार के नीचे बस उस ज़मीन पर को इस्तेमाल करके उस पर बुआई करने वाला, फार्मिंग करने वाला जो फार्मर है, अब वो क्या रह गया, वो सिर्फ एक टेनेंट की हैसियत उसकी रह गई, एक किराएदार की एक हैसियत रह गई। और वो सब अब सिर्फ किस एक मर्सी पे, जिसे हम बोलते हैं कि एक दया भाव पर आएगा ज़मींदार की। अगर अच्छी फसल हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ये ज़मींदार के ऊपर हुआ कि क्या वो रेवेन्यू इस टेनेंट से, इस किराएदार से वसूलता है या फिर अपनी जेब से पूरा करके ब्रिटिशर्स को देता है। तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। सो इसकी एक स्टोरी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप अलग से करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको इसमें एक सिस्टम बताना चाहूँगा, दैट इज़ नेक्स्ट रेवेन्यू सिस्टम, दैट इज़ महलवारी सिस्टम। अब महलवारी सिस्टम जो है ये स्पेसिफिकली कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, सबसे पहली बात तो ये आपका ये स्पेसिफिकली आपके जो पंजाब रीजन है,
जैसे आपका पंजाब रीजन हो गया या फिर यूपी बिहार वाला रीजन हो गया, वहाँ पे स्पेसिफिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया सबसे पहले। बिहार का कुछ रीजन, अदरवाइज आपका बंगाल रीजन जो है इसमें मेनली कवर है। सो वेस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया 1822 में। एंड अकॉर्डिंगली इसमें क्या सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, देखो जैसे यहाँ पे जमींदार से अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है, वैसे ही महलवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था वो स्पेसिफिकली कलेक्ट किया जा रहा था फ्रॉम द स्टेट्स, फ्रॉम द महल। जो भी एक बड़ा रीजन, एक बड़े ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है एक महल के अंदर, जैसे काफ़ी समय से ही इंडिया में ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था कि एक कोई भी राजा होगा, उस राजा के आसपास का जो भी इलाका होगा वो उसके टेरिटरी में आएगा और वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो जब ब्रिटिशर्स आ गए तो राजा चेंज है, लेकिन उन्होंने इस राजा को हटाने के बदले इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अब आप रेवेन्यू तो जैसे कलेक्ट करते थे आप करो, लेकिन वो रेवेन्यू आपसे हम ले लेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा था, एक मूवी आई थी लगान मूवी। तो लगान में आपने देखा था भुवन इसी लगान की वहाँ पे बात करता है, ठीक है। वहाँ पर एक्चुअल में हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, हम वहाँ पर आपका यही महलवारी सिस्टम की ही बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम इसी महलवारी सिस्टम की पूरी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर यू हैव अ महल और अ स्टेट, जहाँ पे अब ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है वो आपके अंडर आ जाते हैं। और फिर इसमें साथ ही क्या होती है, जो ओनरशिप राइट है, जो ओनरशिप राइट है वो तो इंडिविजुअल को पास होता है, राइट ऑफ लैंड वर विद द इंडिविजुअल रीजन्स हु कैड। अब इसमें क्या हुआ, देखो मालिकाना, अब आपके जमींदारी सिस्टम जो है उसमें या परमानेंट सेटलमेंट जो है इसमें मालिकाना हक नहीं है, इसमें ज़मींदार का मालिकाना हक रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या, जो ज़मींदार जो मालिकाना हक है ज़मीन का, वो किसके पास आता है, वो इंडिविजुअल फार्मर के आता है। लेकिन ये उसके फ़ायदे की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि अब अगर वो रेवेन्यू टाइम से नहीं पे कर सकता फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ फ्रॉम हिज फील्ड, कि अगर जो भी उसने उत्पादन रहा उसका उस फील्ड से, अगर उसे रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, अगर वो टैक्स नहीं दे पा रहा है, तो अपनी ज़मीन बेच के देगा। अब मालिकाना हक तो दिया, लेकिन अब वो ज़मीन को गिरवी रखेगा या इसको बेचेगा, तभी ये आगे अपना रेवेन्यू पे कर पाएगा। तो इनडायरेक्टली ये भी एक पॉलिसी रही जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने लैंड पर कब्जा भी अपनाना शुरू किया। एंड ऑल द वेस्टर्न रीजन, पंजाब एंड गंगा जो है वो कवरेज थी इस स्पेसिफिक रीजन की, ठीक है। तो ये हो गए दो सिस्टम, दो तरह की पॉलिसीज़। एक में आप ज़मींदार को मेन स्टेक देते हो, एक में आप जो है राजा साहब को जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनाते हो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। और तीसरा सिस्टम जो साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर रहा, तीसरा सिस्टम, दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड रैयतवारी सिस्टम। दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड रैयतवारी सिस्टम। और इस रैयतवारी सिस्टम का मतलब है, रैयत इज बेसिकली साउथ में किसान को, फार्मर को जो है रैयत बोलते हैं। तो दिस इज रैयतवारी सिस्टम। एंड इसको हमने स्पेसिफिकली जो साउथ इंडिया है, जिसको उस समय पे मद्रास प्रोविंस कहा जाता था, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। प्लस आपका जो बॉम्बे रीजन है, जहाँ पे अभी आपका महाराष्ट्र और गुजरात रीजन है, वो आपका इस सिस्टम के अंडर आता था। और यहाँ पे आप डायरेक्टली किससे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे? डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप डायरेक्टली फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, तो फार्मर भी चाहेगा उसकी खेत से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकले, और उसके लिए वो उस पर इन्वेस्ट भी करना चाहेगा, कि चाहे इरिगेशन की फैसिलिटी इंप्रूव करनी की हो, या टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स की बात हो, या फिर एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन की अच्छे सीड इस्तेमाल किए जाएँ। इस तरह की चीज़ें आप करते हो, इन्वेस्ट करते हो उस एग्रीकल्चर में, ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस आपको दे, ठीक है। अब ज़मींदारी आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है और महल वाइज सिस्टम, उसमें तो ये पॉसिबिलिटी, उसमें तो कोई इंसेंटिव है नहीं किसान के पास पैसा लगाने का, बिकॉज उसको रेवेन्यू फिक्स देना ही है, ठीक है। और जितना भी रेवेन्यू बढ़ेगा उसके हिसाब से ज़मींदार या राजा साहब ले जाएंगे पैसा। बट रैयतवारी में क्योंकि किसान के पास है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर किसानों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया, और ये ट्रेंड आज भी है। आज भी आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है साउदर्न स्टेट्स की, हमारे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। एग्रीकल्चर ही वो काफ़ी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो अदरवाइज नॉर्थ में इस्तेमाल नहीं होती इतनी। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी बात निकल के आती है। और इरिगेशन सिस्टम भी हमने देखा कि नॉर्थ में चलो डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द पीरियड रिवर्स ऑल्सो, कि आपके पास जो नदियाँ हैं वो साल भर बहती हैं, तो आपके पास नदी का सोर्स है, पानी का सोर्स है, साउथ में नहीं है। तो वहाँ पे जो ये रैयत है, इन्होंने क्या बनाने शुरू किए, इन्होंने पॉन्ड्स बनाने शुरू किए इरिगेशन के लिए। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट है जो ये कर रहे हैं अपने खेतों के लिए, ठीक है। सो they were recognized as the owner of their land, and according to the land revenue was collected from this, but the revenue or the tax was so high that they were also been burdened for a very long period. But एक अच्छी बात इसमें थी कि आपका जो फिक्स था
लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स था, दैट इज 20 to 30 ईयर्स का पीरियड होता था कि आपको इतने टाइम के लिए लैंड रेवेन्यू जो फिक्स रहेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर एडवर्स सिचुएशन होती है, जैसे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे बहुत डिपेंडेंट करता है, तो अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो अगेन आपके पास लॉस होगा कि आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुए लेकिन आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा, दैट इज़ अ कंसर्न देयर। ठीक है, तो ये आपका रैयत वाइज सिस्टम था। तो इस तरह से ये 3 रेवेन्यू पॉलिसी या टैक्स पॉलिसी जो है उस समय की, इन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और हम आगे देखेंगे कि कैसे किसानों को भी बोझ डाला उन पर इस तरीके से ऑफ द टैक्स एंड द इनकम कैसे उनकी घटी इस वजह से। क्लियर? देखो लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास आ रहा है, बट डोंट वरी, आप लाइव चैट में जो भी डाउट क्वेरी लिखोगे वो मुझे दिखती रहेंगी, तो जो भी आपको क्वेरी कहीं पर भी किसी पॉइंट पर आता है वो लाइव चैट में आप लिख देना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेरीज को भी मैं जो है हैंडल कर लूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन क्वेरीज का मैं आंसर आपको ज़रूर दे दूँगा। नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर को किस तरह से प्रभावित हुई। हमने सबसे पहले देखा हमारा आर्टिसन और क्राफ्टमैन कैसे प्रभावित हुआ, देन हमने लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज देखी, एंड थर्ड हम देखने लगे द डिटोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसमें सबसे पहली बात आती है दैट इज द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दो इट इज अ गुड थिंग। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है कि ऐसी चीज़ों का उत्पादन खेतों से जो आपको ज़्यादा मुनाफा कमा के दें, producing those kind of commodities or those kind of agriculture produce which will give you more of the remuneration। ठीक है, देखो अगर आप गेहूं चावल लगाओगे तो उससे जितना भी उत्पादन मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा कमाई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जगह अगर आपने लगाया कॉटन, उस समय की बात करें, अगर आपने लगाया कॉटन लगाया, इसी तरह से इंडिगो लगाया, इंडिगो विच इज़ अ काइंड ऑफ इंक विच इज़ यूज्ड बाय द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर कलरिंग देयर क्लोथ्स, सो उस पर्पज़ से वहाँ पर उससे जो आने वाला जो पैसा है, जो कमाई है वो ज़्यादा है। तो इसी को कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं कि जहाँ पर आप वो चीज़ें उगा रहे हैं, उन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं जो आपको कमाई के साधन के हिसाब से अगर हम देखें या कमाई के हिसाब से देखें वो ज़्यादा रेम्यूनरेशन देती हैं। अगर बट इंडियन, जैसे अभी हम देख रहे थे कि इंडिया का जो सेल्फ सफिशेंट इकॉनमी था, रूरल इकॉनमी, सेल्फ सफिशेंट रूरल इकॉनमी, वो क्या थी कि आप वो चीज़ें उगा रहे थे जिनकी आपको ज़रूरत है, लेकिन अब आप वो चीज़ें उगा रहे हो अंडर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जिसकी ज़रूरत मार्केट में है, जिसकी ज़रूरत मार्केट में है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अब आपका क्या है, मार्केट में आपको पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं, उस समय पर आपको ओपीएम उगाने में, आपको जो ओपीएम है उसे उगाने में पैसे मिल रहे हैं, बिकॉज ये चाइना एक्सपोर्ट हो रहा है, बिकॉज ये चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन, एंड वहाँ से कमाई कर रहा है। टी आप उगा रहे हैं बिकॉज इसकी डिमांड टी कॉफ़ी की जो है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत है। सो ये इंडियन कंज्यूमर उस टाइम इतना कंज्यूम नहीं करता, लेकिन अपने जो स्टेट्स हैं, अपने जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर इनको क्यों उगाया जा रहा है, बिकॉज इनकी डिमांड इंटरनेशनली है और यहाँ से रेम्यूनरेशन काफ़ी ज़्यादा। तो जिन खेतों पर आप अभी तक कुछ और अनाज उगाते थे जो आपके घर, जो आपके खाने की ज़रूरतों को पूरा करता था, अब उसी खेत पर आप जो है उन चीज़ों को उगा रहे हैं जो मार्केट की या फिर इंटरनेशनल मार्केट या फिर आपकी नेशनल मार्केट में इस्तेमाल बिकने वाली चीज़ें उन पर। तो इससे क्या होगा, आपका जो रूरल एरिया में आपका फार्मर है वो कमाई के साधन तो उसके पास आ जाएंगे, लेकिन खुद के खाने के लिए भी उसको मार्केट से चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, और ये हम देखेंगे आगे एक वजह बनने वाला है फॉर द पॉवर्टी एंड ऑल्सो फॉर द फेमाइंस ऑल्सो, क्योंकि आपने जहाँ पे खाना की चीज़ उगनी थी उस जगह पे आपने कुछ और उगाया। तो जैसे कि आप इंडिगो उगा रहे हो, शुगर, इंडिगो, कॉटन और तरह के ग्राउंड नट्स, ये भी एक आपको इनकम सोर्स है, टोबैको एंड अदर ऑयल सीड्स। सो ये सारी चीज़ें आप उगा रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो बी रिमेंबर व्हाट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज एंकरेजिंग मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, दैट इज एंकरेजिंग मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। नेक्स्ट, जो इंडियन पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो दीज कैश क्रॉप। देखो जहाँ पर फार्मर्स खुद से नहीं उगाना चाह रहे उनका, वहाँ पर उनको फोर्स किया गया। जैसे इंडिगो की फार्मिंग, अब इंडिगो जो है वो फार्मर को पता है कि मैं इसको एक बार इसकी खेती करूँगा तो मेरी खेत की जो गुणवत्ता है या फिर जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो डिक्लाइन होगी, बट स्टिल वो उसे फोर्स किया गया कि उसे उगाना है, बिकॉज ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको ये उत्पाद चाहिए ताकि वो अपने कपड़ों को जो है कलर कर सके, बेच सके अच्छे दामों पर।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इससे नुकसान क्या हुआ कि आपकी जो एग्रीकल्चर या जो फूड प्रोडक्ट्स थे उनको एक सब्सिट्यूट करने का काम किया बाय दीज नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि फूड जहाँ पे अनाज उगना था वहाँ पे आपके ये चीज़ें उगाई जा रही हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे कि अब फार्मर के पास जब अपने खाने के लिए स्टॉक नहीं रहेगा अनाज का, तो जब फेमाइन जैसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हुआ, तो ये जो स्टॉक पहले काम आ जाया करता, अभी आपके पास ये खाने का स्टॉक है ही नहीं, तो भूखमरी की सिचुएशन आएगी इंडिया में। ठीक है, तो फिर भूखमरी की सिचुएशन आएगी। तो अगेन इट इज़ अगेन अ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। अब इस सबसे हुआ क्या, इस सबसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए? सबसे पहले जो ट्रेडिशनल रूरल इकॉनमी थी वो बर्बाद हुई आपकी, बिकॉज अब आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहे, आप वो चीज़ें उगा रहे हो जो मार्केट में चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। देन इसके बाद आपके पास ट्रिपल बर्डन आ गया ऑफ डेट। कैसे? एक तो गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू देना है, एक तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है आपने, और ये टैक्स चुकाने के लिए आप ये कर्ज उठाते हो बिकॉज आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो निकला नहीं, तो लैंड लॉर्ड से भी आपने पैसा लिया है। ठीक है, और इसके अलावा मनी लेंडर, उनसे भी आप कर्ज ले रहे हो। तो ये तीन तरह से फार्मर जो है प्रेशराइज हुआ फॉर दीज कंसर्न्स। नाउ नेक्स्ट, अब क्योंकि हमने पहले देखा था कि आर्टिशन और क्राफ्टमैन है उनका काम कम हो गया है, जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज थे, जो बड़े इंडस्ट्रियल हब हुआ करते थे, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड सूरत, हमने इससे बात की उनकी, अब वो नहीं रहे या फिर वहाँ पर काम नहीं रहा, तो ये लोग वापस अपने गाँव आ गए। जैसे अभी लास्ट ईयर पेंडेमिक में हमने देखा कि लोग वापस अपने गांव आए बिकॉज उनके शहरों में काम नहीं रहा या बंद है शहर, अभी वहाँ पे इंडस्ट्री बंद है, तो फिर वो लोग भी अपने गांव पहुँचेंगे तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे। तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है डिपेंडेंस बढ़ गई और इट लेड टू द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। जो लैंडलेस लेबरर्स है उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, और यही हम आगे देखेंगे जब हम इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर कवर अप करेंगे। तभी मैं अभी बेसिकली आपका एक भूमिका बना रहे हैं, हम एक बेस बना रहे हैं ताकि जब आगे हम ये टॉपिक्स करें तो हमारे पास एक बैकग्राउंड हो। तो अब जब हम आगे एग्रीकल्चर सेक्टर करेंगे और जब मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो आपकी अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आती है, अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आती है। तो वो क्यों आती है वो हम डिस्कस, वो यही बैकग्राउंड है कि आपका डिपेंडेंट जो है लैंडलेस लेबर की बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो गई है, काम ना होते हुए भी उसी खेत में वो इन्वॉल्व हैं जहाँ पे अदरवाइज उनकी ज़रूरत नहीं थी। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ अल्टीमेटली इस सबसे जो अल्टीमेट रीज़न निकला दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फेमाइन, कि आपके पास भूखमरी की सिचुएशन आती है। क्योंकि आपका जो स्टॉक था ऑफ फूड प्रोडक्शन वो उस जगह पर, उस खेत पर तो आपने और चीज़ें उगाई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उगाई हैं। अब अल्टीमेटली आपके पास फूड सोर्सेज की कमी हो जाएगी एंड देन इट विल लीड टू द फेमाइन। और इसका इम्पैक्ट अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक ग्राफ के थ्रू कि व्हाट वाज द काइंड ऑफ अ सिवियर इम्पैक्ट रहा इसका ओवर द इकॉनमी। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फार्मर की। देखो, हमेशा बोला था कि इंडिया का जो फार्मर है वो गरीब है, जो अमेरिका का फार्मर है या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ का फार्मर है वो फिर भी गरीबी की कैटेगरी में तो नहीं आता कम से कम, लेकिन इंडियन फार्मर आता है। तो इसके रीज़न क्या है? कुछ हिस्टोरिकल रीज़न भी हम समझते हैं और कुछ ऐसे रीज़न भी हैं जो आज भी बरकरार हैं। सबसे पहला रीज़न इसमें हमारे पास जो आता है दैट इज़ हैवी टैक्सेस ऑन द कल्टिवेटर। क्योंकि आपने देखो, अभी हमने देखा ट्रिपल बर्डन, वो कहाँ से आ रहा है? वो इसी वजह से आ रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन इतनी हाई रखी है सो दैट, क्योंकि उनके लिए रेवेन्यू सोर्स है। अब आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स आती हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो वेलफेयर गवर्नमेंट्स है, तो उनको भला करना है अपने पॉपुलेशन का, चाहे किसान हो उसका, तो टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उनको तो रेवेन्यू जनरेट करना था, तो ब्रिटिशर्स ने इस करके हैवी टैक्सेशन लगाया। तो ये एक रीज़न रहा। देन अब दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न जो इंडिया में फार्मर्स का पॉवर्टी का रहता है वो है यहाँ का अनसर्टेन मानसून। आप एग्रीकल्चर इंडिया में जो है आज भी डिपेंड करता है हमारे वेदर कंडीशन पे, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अगर मानसून समय पर ना आए तो भी खेत बर्बाद, अगर मानसून आ गया और ज़्यादा बारिश हो गई तो भी खेत बर्बाद। तो अभी आप देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र के रीजन्स हो, जिन जगहों पे महाराष्ट्र के जिन रीजन्स में कभी सूखा पड़ता था आज वहाँ बाढ़ के हालात हैं। अब ये सारे ही रीज़न बनते हैं आपके, जिसकी वजह से फार्मर जो है वो हमेशा सफ़र करता है। क्योंकि आपने और प्रबंध नहीं किए,
अब आपने अभी रेवेन्यू पॉलिसीज़, मैंने आपको क्यों दिखाया लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, बिकॉज आपने देखा कि वहाँ पे ज़मींदार के पास इंसेंटिव नहीं है, ना राजा के पास इंसेंटिव है कि वो एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट लेके आए। तो इरीगेशन फैसिलिटी पे सरकारों का काम होता है इन्वेस्ट करना, वो कर नहीं रही। और जो ज़मींदार और राजा हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज वो भी अपना जो कट है बीच में इस रेवेन्यू में उसे कम नहीं करना चाहते। तो दिस लेड टू द नो डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द इरीगेशन फैसिलिटीज़। तो ये भी एक बड़ा कारण बना। दो बड़े कारण हो गए आपके पास, मानसून एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड द हाई टैक्सेशन, थर्ड वन, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी हुई पीजेंट्स की वो काफ़ी ज़्यादा हुई। और इसकी वजह से अब हुआ क्या, कई सारे मैन मेड डिजास्टर्स भी सामने आए। मैन मेड डिजास्टर कैसे, जैसे कि आपने इंटेंशनली पॉलिसीज ऐसी बनाई कि आप एक्सपोर्ट कर सको। अब आपका टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, या इंडिगो या फिर ओपियम, इसको आप क्यों उगा रहे हो इन खेतों पे, क्योंकि आपको ये एक्सपोर्ट करना है। यू आर नॉट कंसर्न कि ये ज़मीन, जिस ज़मीन पर ये उग रहा है वहाँ पर एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें जो है फूड प्रोडक्ट्स उगाने की ज़रूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है इस पर डिपेंडेंट है, उसको भी फीड करना है। तो दे वर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो उस समय पर फेमाइंस आए, वो मैन मेड थे, देवर मैन मेड, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से आए। अदरवाइज पहले भी आपके यहाँ सूखा पड़ता था, लेकिन भूखमरी की सिचुएशन ना के बराबर हुआ करती थी उस समय पर। तो दीज आर द, अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स, फेमाइंस जो हैं ये आपकी पॉलिसीज़ की वजह से बने हैं, और इसकी वजह से जो फार्मर है वो गरीब से और गरीब होता चला गया। देन यू हैव पीजेंट्स वर, पीजेंट्स पे आने वाले कर्ज की बात तो हमने ऑलरेडी कर लिया। तो उनके पास फर्दर कर्ज हुआ, और क्योंकि उनके पास और जो सोर्स है हैंडीक्राफ्ट के ज़रिए से कमाने के, वो भी सब जा चुके हैं। तो दैट वाज आल्सो अ रीज़न। तो दीज आर द रीजंस ऑफ द इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्स। नाउ अब ये सारी चीज़ें, पॉवर्टी और फेमाइंस का क्या रिलेशन है, और ये पॉवर्टी इन जनरल, अभी तो हम इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट या फार्मर की बात कर रहे थे, अब पॉवर्टी इन जनरल की बात करते हैं कि वो ब्रिटिश पॉलिसी से कैसे इम्पैक्ट हुई और कैसे उनको बढ़ावा मिला। सबसे पहला रीज़न, फमाइन होने का सबसे पहला रीज़न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक तो रेनफॉल आपकी टाइमली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और प्लस ब्रिटिशर पॉलिसीज़, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, जहाँ पर उनका मेन फोकस था कि वो कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा सके, दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न है। तो ये एक आपका रीज़न बना। दूसरा आपका मानसून एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़, अगेन सेम आपका रीज़न बना पॉवर्टी का। बिकॉज अब ये मेन रीज़न क्यों बन रहे पॉवर्टी के, बिकॉज एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री में अगर एग्रीकल्चर ही से ही प्रोडक्शन ना निकल के आए या वहीं से कमाई ना हो, तो पॉवर्टी अपने आप होगी। तो कॉन्सिक्वेंसेज हम देख लेते हैं, इसके वजह से निकला क्या हमारे पास, और क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए कि आपने सबसे पहले आपके पास आया, दैट इज़ जो फेमाइंस हुए। अब फेमाइंस की सिवियरिटी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, कितने सीवियर फेमाइंस थे कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ग्रोथ पर इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये ग्राफ से एक बार ये समझेंगे अभी हम। और साथ ही ये वो समय भी था जब इंडिया ने बहुत ही लार्ज नंबर पे बहुत डेथ्स देखी। एक भूखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या जो है इतनी ज़्यादा थी कि वो वर्ल्ड नोन हुई, और इसे ग्रेट फेमाइंस के नाम दिए गए। ग्रेट फेमाइंस और 1876 और 78 ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे अगर गवर्नमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट या पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ नहीं बनाती, तो कैसे आप मैन मेड डिज़ास्टर क्रिएट होते हैं, एंड कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है इफ़ेक्ट होती है। अब जैसे उस समय पर भी हमने देखा फेमाइंस वगैरह जब हुए, तो जो लार्ज माइग्रेशन हुई उस समय पर भी फ्रॉम द एग्रीकल्चर लेबर टू द एग्रीकल्चर लेबर और आर्टिशंस की जो है लार्ज माइग्रेशन होगी। कहाँ पर, आपके जो ट्रॉपिकल रीजन, जो और कॉलोनीज़ हैं ब्रिटेन की, जैसे आपके मलेशिया, आज का मलेशिया हो गया, बर्मा हो गया जो आज आपका म्यांमार है, या फिर ऐसे ही और आपके जो अभी सिंगापुर है एंड ऑल दीज कंट्री। आज की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ वेरी प्राउड कि हमारा जो डायस्पोरा है वो इन एरियाज़ में इतना ज़्यादा डेवलप है कि हमारा पॉलिटिकली भी हम काफ़ी होल्ड रखते हैं। इंडियंस जो है वहाँ की पॉलिटिकली भी काफ़ी होल्ड वहाँ पे रखते हैं, चाहे म्यांमार की, चाहे हम स्पेसिफिकली अगर इंडोनेशिया की बात करें या फिर सिंगापुर की बात करें, अकॉर्डिंगली उस रीजन की हम बात करें। सो इसकी हिस्ट्री आप देखो अगर, और
ये इकोनॉमिक हिस्ट्री से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि उस समय पर जब इंडिया में फेमाइंस की सिचुएशन थी तो लेबरर्स के पास काम ही नहीं। अब खेतों में सूखा पड़ा तो खेत में फार्मर क्या करेगा, या किसान या लेबर क्या करेगा, या आर्टिशन के पास काम नहीं है तो क्या करेगा। तो वहाँ से वो निकला और ब्रिटिशर्स की उन कॉलोनीज में चला गया जहाँ पर चाहे वो टी गार्डन्स हो या फिर कॉफ़ी प्लांटेशंस हो, इस तरह की जगहों पे हो गया। अब वहाँ पर वो हमेशा के लिए फिर बस गया और फिर हम देखते हैं उनकी जनरेशन बाय जनरेशन आज वो एक अच्छी हैसियत रखते हैं इन दोज रीजन। ठीक है, तो ये भी आपके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस से जुड़ी हुई बात है। अब ये तो होगी लार्ज माइग्रेशन उस समय पर ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। आपने लास्ट ईयर भी देखा कैसे लार्ज माइग्रेशन हुई है ऑफ लेबरर्स फ्रॉम सिटीज टू देयर विलेजेस। अब वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, बिकॉज द थिंग वर नॉट बीन प्लान्ड प्रॉपरली, जो कि अफेक्ट करेगी अल्टीमेटली which will lead to the large migration of the population of that time also. तो this was our relationship between famine and poverty. इसमें अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं तो इस ग्राफ से आप समझिए सिवियरिटी, समझिए एक ये समझिए कि कितना सिवियर सिचुएशन था उस समय पर हमारे पास पॉवर्टी का। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। जरा इस ग्राफ पे नजर मारो। अब ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, एक तरफ आपको ये जो डॉट्स हैं ये दिखा रहे हैं कि इंडिया में किस किस समय पर फेमाइंस आए, इंडिया में किस किस समय पर किसी भी तरह का फेमाइन आया या पेंडेमिक आया। और दूसरी तरफ आपको ये जो लाइंस दिखा रही हैं, जो आपको लाइन ग्राफ है, ये क्या दिखा रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे इंपैक्ट हुई। अब देखो जो पॉपुलेशन आपकी इस तरफ से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर कहीं पे 1871 का जो सेंसस हुआ वहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है अगर वो यहाँ पे था 0.5 पर, तो वो आपके फेमाइन की वजह से, डेक्कन फेमाइन जिसको बोला गया साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली हुआ, वो फेमाइन की वजह से आप देख रहे हो कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ ही इतनी नीचे चलेगी। ठीक है, मतलब इतने लोगों की मौत हुई है उस समय पर कि पॉपुलेशन ही आपकी डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रही है, पॉपुलेशन ही आपकी डिक्लाइन ट्रेंड दिखा रही है। दिस इज अ वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ अ पेंडेमिक और एनीथिंग। अभी भी देखो इंडिया में लास्ट ईयर हमने देखा और आज इस साल भी हम देख रहे हैं काफ़ी डेथ हो रही है कोरोना पेंडेमिक की वजह से, बट स्टिल दे आर नॉट दैट मच लार्ज कि हमें उसे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ पे उसका इम्पैक्ट देखें। लेकिन फिर आप उस आज की सिचुएशन को उस समय की सिचुएशन से कंपेयर करो एंड यू विल गेट टू नो कि कितनी लार्ज पॉपुलेशन पे डेथ हुई है। एंड फिर ये सोचिए कि एक अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर आपकी ठीक ना हो तो वो पॉपुलेशन को कितने बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। तो दिस आई वांटेड टू शो यू दिस ग्राफ स्पेसिफिकली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप जो इकोनॉमी पढ़ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस को समझो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं वो ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी बट आपको एक अच्छा इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग भी देंगी विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ द सिस्टम्स और द इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्ट द सोसाइटी एंड द पॉलिटी ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो ये था आपका एक ग्राफ जो मैं दिखाना चाह रहा था। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करें। देखो अब एक इमेज थी, मैं इस इमेज से आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखो हम वो कह रहे फेमाइंस जो है मैंने बोला पहले भी हुआ करते थे, लेकिन हमारे पास जो खनिज भंडार था वो होता था इतना, फार्मर खुद से अरेंज रखता था कि उसे कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसे वो डील कर सके। अगर कोई सूखा पड़ता है, अनाज की उपज कम होती है तो वो उसे डील कर सके। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं होने दिया, और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे प्रोडक्शन भी कम हुई, प्रोडक्शन हो रही है, अनाज भी आ रहा है, लेकिन और चीज़ों की प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन वो चीज़ें कौन सी हैं जो उनको चाहिए। अब ये देखो, ये एक इमेज है मद्रास बीच की, मद्रास का पोर्ट है ये, उस वहाँ की इमेज आप देखो। सो व्हाट इज द सिचुएशन, ऑल ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी इज फुल, पूरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल पड़ी है, तैयार पड़े हैं पोर्ट टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू देयर होम कंट्री दैट इज ब्रिटेन। बट इंडिया में इसी समय पे आपके फेमाइन की कंडीशन भी है। ठीक है, तो एक तरफ एक कंट्री फेमाइन से और भूखमरी से झेल रही है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट अगर देखोगे तो इट वाज बूमिंग, कि एक्सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब यही से अगर हम आपको एक सिचुएशन समझाऊं, डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ, आई होप आपको एक कलर दिख रहा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर मैं बात करूं इंडिया का, अगर मैं एक्सपोर्ट सेक्टर उस समय पर देखता तो मुझे क्या दिखता, इंडियन एक्सपोर्ट इज हाई, मुझे एक्सपोर्ट जो है वो राइज पर दिखते, बिकॉज हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर मैं ग्राफ बनाता तो मुझे वो ऊपर जाता हुआ दिखता, बिकॉज एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब यही डिफरेंस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट क्या चीज़ देखती है कि व्हाट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है कि लोग उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनके पास अनाज मिल रहा है, और इसकी वजह से उनकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर्स आपके आते हैं, एंड इसी तरह से आपके एजुकेशन। ठीक है, सो ये फ़र्क हमें पता लगता है इस इमेज से भी कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ने से या इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होने से ज़रूरी नहीं है कि उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा हो। ठीक है, जैसे ये इमेज में हमें देखने को मिला कि इट इज़ नॉट हाउ मच एक्सपोर्ट यू डू और हाउ मच इकोनॉमिक एक्टिविटी यू डू, इन द एंड व्हाट मैटर्स कि हाउ मच प्रोडक्ट, हाउ मच दिस ग्रोथ हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द लाइफ ऑफ द पीपल, इन द लाइफ ऑफ द पीपल। सो ये आपकी मेन पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट, दैट इज डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बात कर लेते हैं उस समय पर कैसे था, बिकॉज इससे हमें समझ में आएगा कि आगे चल के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इंडिया बनाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस वो क्यों थी, और वो जो डिसीजन उस टाइम पर लिए गए कि हमने पहले इंडस्ट्री को फोकस करना है, या 5 ईयर प्लान्स में हमने गवर्नमेंट सेक्टर को प्रमोट करना है, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, तो उसे प्रमोट करना है। तो ये कैसे आया, अब इसकी शुरुआत देखिए, इसका बैकग्राउंड देखिए क्या है कि दैट इज डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश, दैट इज डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब इंडस्ट्रियल डिक्लाइन में आपको अगर बताऊं तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आपके पास ब्रिटेन में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमें पता है दैट इज़ द टाइम कि जहाँ पर वो स्टीम इंजन को यूज़ करते हुए एक मैकेनाइज्ड सिस्टम बना चुके हैं, और जिसकी वजह से कम लेबर इस्तेमाल करते हुए भी वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन वो कर रहे हैं। अब जब आप इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उसको बेचने के लिए आपको इलाके चाहिए, और बेचने के इलाके ढूंढने की चाहत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर किया, और अल्टीमेटली यही ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिजनेस के पर्पज़ से आती है, आगे चल के यही आपके जो है इकोनॉमिक डोमिनेंस भी बनाएगी, और उसके बाद पॉलिटिकल डोमिनेंस भी आएगी कि आपकी कंट्री जो है वो एक कॉलोनी बन के रह जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज अ थिंग। तो ये सबसे पहला आपका रीज़न रहा इंडिया में भी डिक्लाइन का ट्रेड का, कि कैसे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से आपके उनके यहाँ पर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडिया में इंडस्ट्रियल डिक्लाइन लेके आएगा, बिकॉज अब उनकी चीज़ें जो है मशीन के द्वारा सस्ती बन रही हैं, वो मशीन से बना रहे हैं, बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एंड वो मैसिव, इसकी वजह से वो क्योंकि वो सस्ते हैं इस करके इंडिया में भी हाई इंपोर्ट होगा उन गुड्स का, प्लस ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी अपने कंट्री में बने, ब्रिटेन में बने प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। सो दैट विल अगेन लीड टू द हाई इंपोर्ट, एंड दिस विल अल्टीमेटली रिड्यूस द डिक्लाइन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। इंडिया के प्रोडक्ट्स की इंडिया में ही डिमांड नहीं रहेगी, सो दैट इज़ अ कंसर्न। बट इंडिया के प्रोडक्ट्स की इंडिया में डिमांड ना होने के बाद भी, चाहे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट जो है या क्राफ्ट आर्टिस्टिक जो भी वर्क यहाँ पे किए जाते, क्राफ्ट मैन का जो भी वर्क था, उनका इंडिया के रूलर्स नहीं रहे, या इंडिया में उनकी डिमांड नहीं रही, लेकिन इंटरनेशनल डिमांड जो थी उनकी अभी भी बरकरार थी। यूरोप में अभी भी इंडिया के फाइन प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रेफर किया जाता था। तो इस पर नज़र आई ब्रिटेन की, क्योंकि वो अपना सामान यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तब भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की थी, या हाथ से बनाए हुए चीज़ों की हुआ करती थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, दैट दे लेड हाई टैक्सेस, हैवी टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट्स विच वर प्रोड्यूस इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज। सो उन्होंने इंडियन गुड्स पर टैक्सेस लगाने शुरू किए। अब आप ये समझिए कि दो प्रोडक्ट्स हैं, एक इंडिया से गया आपका किसी भी यूरोपियन कंट्री का आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने वहाँ पे एक्सपोर्ट किया, दूसरी तरफ से ब्रिटेन का एक प्रोडक्ट वहाँ पर एक्सपोर्ट पे आया। ठीक है, दोनों कंट्री का अब कोई बायर है, वो देखेगा कि दोनों में से चलो इंडियन क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट शुड आई बाय इट, बिकॉज ये बहुत महंगा पड़ेगा, बिकॉज इस पर अब ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस इतने लगा दिए कि बहुत महंगा पड़ रहा है, तो दे ऑटोमेटिकली चूज ब्रिटिश प्रोडक्ट।
अब इससे इंडिया का जो इंडस्ट्री है उसको एक धक्का लगता है। इंडियन इंडस्ट्रीज गॉट अ बिग सेटबैक ड्यू टू दिस, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अल्टीमेटली? फर्स्ट, द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज इंडियन हैंडीक्राफ्ट की अब डिमांड नहीं रही। सेकेंड, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि आपने पॉलिसीज़ भी ऐसी बनानी शुरू की, जैसे अभी हमने बात किया था कई सारे इंडस्ट्रियल हब्स का उस समय पर कि कैसे वो डिक्लाइन पर आए, तो वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जहाँ जिस सेक्टर में आपके पास 10 इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे अब 100 फैक्ट्रीज और लग चुकी हैं, ठीक है। सो ये होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन जब आप 100 से 10 पर आ जाओ तो उसको बोला जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से इंडिया ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखा है, लार्ज नंबर पे देखा है, बिकॉज इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए, इंडियन प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है। हैंडलूम और वेविंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज ये अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए। मशीन अभी भी इतने बड़ी मात्रा पे इस्तेमाल नहीं हो रही है, जो हो भी रही है वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इंडिया में अब मशीन अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। सो दैट वाज लेड टू द collapse of the industrial sector of India. That will lead to the collapse. Virtual collapse होता है जो आपको सामने से ही दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि इंडस्ट्री जो है वाइंड अप हो रही है, फैक्ट्री जो है बंद हो रही है, और जब फैक्ट्रीज बंद होती हैं, इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होती है, तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, पेंडेमिक ने भी ये चीज़ हमें समझा दी है बहुत अच्छे से कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, अगर ये इंडस्ट्री नहीं फंक्शन करती है तो ये सारी पॉपुलेशन जो है अनएम्प्लॉय होगी, और ये अल्टीमेटली रूरल एरिया में जाके फिर प्रेशराइज करेगी ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ। तो ये उसमें पर भी कॉन्सिक्वेंस रहे। अब इसी को मैं आपको जिस ग्राफ की बात कर रहा था वो ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप भी समझेंगे कि ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो इंडस्ट्री को किस तरह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को उसने इम्पैक्ट किया। सो लेट्स सी दिस ग्राफ एंड अंडरस्टैंड। दो लाइंस आपको दिख रही हैं। एक लाइन है ये ब्लू वाली, दैट इज़ इंडिया एंड इंडिया का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसका शेयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। यहाँ से आप देखोगे कैसे इंडिया, जो जिसे हमने स्टार्टिंग में बोला सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता था, वो सोने की चिड़िया कैसे एक पुअर कंट्री में तब्दील होगा। और क्यों हम आज बोलते हैं कि हमें इंडस्ट्री पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्यों हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत है इंडिया को, क्योंकि जब तक हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं करेंगे तब तक इंडिया का जो टारगेट है $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का, $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का, वो अचीव नहीं हो सकता जब तक आप इंडस्ट्री पे फोकस नहीं कर सकते, जब तक आप इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करते। क्योंकि आप पहले भी इंडस्ट्री की वजह से ही इंडिया वाज नोन वर्ल्ड ओवर ड्यूरिंग द, अब देखो मुगल पीरियड में इंडिया का स्टेटस देखो, वर्ल्ड की 24% या 24%, 24.5% जो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया से हुआ करती थी। आज भी चाइना ये लेवल अचीव नहीं कर पाता। हमने बोला चाइना जो है अब वर्ल्ड फैक्ट्री है, बट फिर भी अभी भी चाइना ये स्टेटस अभी भी उसके पास नहीं है कि वो वर्ल्ड का 1/4 जो है मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से आ रहा हो। और उस समय पर ब्रिटेन का हाल देखो, ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन या शेयर इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 1.9%। 1.9% का सिर्फ कंट्रीब्यूशन, और इंडिया 25% के आसपास का कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये समय मुगल पीरियड, ये समय है मुगल पीरियड। अब आप देखो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उनके आने के बाद उन्होंने जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज रही उनका इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ, हम बात कर रहे हैं 1900 की। 1900 के आसपास सिचुएशन क्या आती है कि पूरा का पूरा सिचुएशन अब चेंज हो गया। इंडिया का जो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में शेयर है वो 1.7 हो गया, जो पहले कभी ब्रिटेन का हुआ करता था। और अब जो इंडिया की सिचुएशन है वो ब्रिटेन की सिचुएशन हो गई है कि 18.5 जो है वर्ल्ड 18.5% जो है वर्ल्ड शेयर उनका जो है उनका यहाँ पर बन रहा है। तो दैट इज़ द सिचुएशन, दैट इज हाउ द सिचुएशन गॉट चेंज। सो अब इससे देखो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कितना इम्पैक्ट करती हैं किसी भी कंट्री की वर्ल्ड ओवर सिचुएशन पे भी। तो जब हम इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे अपने लेक्चर्स में, तब आप ये बात ध्यान में रखना कि कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी जो आप बनाएंगे वो कैसे आपके वर्ल्ड पोजीशनिंग पर भी इम्पैक्ट करता है। कि वर्ल्ड का जैसे इंडिया ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो ग्रो करे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जब ग्रो करता है तो आपको वो
एक नया मार्केट भी चाहिए होता है उसके लिए। आपको वो प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं जो वर्ल्ड ओवर डिमांड में हो, बिकॉज सिर्फ इंडियन डोमेस्टिक कस्टमर पे आप रिलाय नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बाहर के कस्टमर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सिचुएशन हम यहाँ समझ रहे हैं कि कैसे इंडिया लूज़ करता गया अपना वर्ल्ड शेयर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दैट टाइम विच वॉज मेनली ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज़। अब ये सारी सिचुएशन देखने के बाद हम एक बात समझते हैं कि इंडिया ने एग्रीकल्चर में भी पिछड़ता चला गया। जो एम्प्लॉयमेंट आर्टिसन और क्राफ्टमैन को मिल रही थी वो भी चली गई। इसकी वजह से पॉवर्टी आएगा, आपका फार्मर जो है वो भी इम्पॉवरिश होगा, और इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली आपकी पिछड़ चुकी है। और इस सब से जुड़ा हुआ एक और भी इंडिया में कंसर्न आया, दैट इज़ द कंसर्न ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये एक टर्म है जो कि दादा भाई नेहरू ने दिया अपनी एक बुक में। अब इस बुक में उन्होंने समझाया कि दादा भाई नेहरू ने ये बात समझाई कि अनब्रिटिश रूल ऑफ बोला जाता है बेसिकली इसको। सो अनब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी ये जो पॉलिसीज अभी हम देख रहे थे उसकी वजह से इंडिया को इम्पॉवरिश किया, और साथ ही साथ इसको इंडिया को एक दूसरे तरीके से भी इफ़ेक्ट किया। अब क्योंकि इंडिया में ये जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलाने के लिए या पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के लिए ऑफिसर्स की ज़रूरत है, ठीक है। आपको नया एरिया, जब ब्रिटेन नया एरिया जोड़ता है, चाहे वो सिख वॉर करे, चाहे आपकी अफ़गान वॉर हो, या फिर और इंडिया के जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ने का, या हिली एरिया में होने वाली वॉर्स की बात करें, उस वॉर के भी एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? तो अपनी बुक में दादा भाई नेहरू ने ये बात बताई कि कैसे जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और कैसे ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसीज़ इंडिया को गरीब से गरीब और बना रहा है। बिकॉज एक तरफ तो उन सोर्स ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट चले गए ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, जो इंडिया खुद से जनरेट कर रहा था या फिर इंडियन इकॉनमी जनरेट कर रही थी। साथ ही साथ ब्रिटिशर अपनी दूसरे हाथ से भी इंडिया को लूट रहे हैं। कैसे? थ्रू देयर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन। क्या कर रहे हैं वो? उसमें इस सबसे बड़ी अच्छी टर्म यहाँ पर हमारे पास आती है इस कॉन्टेक्स्ट में, जिसको यूज़ करते हैं दादा भाई नेहरू जी अपनी बुक में भी, दैट इज़ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इस बुक में क्या कहते हैं दादा भाई नेहरू जी? वो कहते हैं कि इंडिया एक और तरह का चार्ज पे कर रहा है ब्रिटेन को, जिसको बोला गया होम चार्जेस। ये होम चार्जेस आपको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस में भी आप देखोगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एक्सपेंसेस भी जो है वो इंडिया को ही बेयर करने पड़ रहे हैं। मतलब अपनी गुलामी के लिए हम खुद ही पैसे दे रहे हैं, ताकि ब्रिटिशर्स हमें गुलाम बना के रख सके। तो उनके ऑफिसर जो हम पे अपना हुक्म चला रहे हैं, उनकी सैलरीज भी जो है हमारे रेवेन्यू से ही जा रही हैं। अब उनकी सैलरी देखो, जब मुगल रूलर्स आए, बाहर से आए थे वो भी, लेकिन उनको फिर भी हम इंडियन मान लेते हैं, या इंडियन हम मानते हैं कि इंडिया के साथ एसिमिलेट हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो भी कमा रहे हैं, जो भी लूट रहे हैं, वो यहीं पर ही कमा रहे हैं, यहीं पर लूट रहे हैं, और यहीं बना रहे हैं, यहीं पैसा लगा भी रहे हैं। अगर वो कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ही महल बनाएंगे, यहीं पे किले बनाएंगे, और यहीं पर ही उसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अल्टीमेटली द रेवेन्यू वाज एक्सपेंडेड हेयर इटसेल्फ। बट ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं है। वो जो भी कमा रहे हैं, जो भी उनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है थ्रू द बिजनेस, थ्रू द अदर सोर्सेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थ्रू दीज काइंड ऑफ होम चार्जेस, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स की सैलरी की बात करें, या फिर जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे ब्रिटेन जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम उनका बना, और इंडिया के लिए एक ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको हम बोलते हैं, कि पैसा जो है ड्रेन आउट हो रहा है इंडिया से बाहर। ड्रेन क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज पैसा जो है आपके इंडिया के जो सर्कल है, मनी फ्लो है, वहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के कहाँ गया? दैट इज इनटू द ब्रिटेन कि ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोला जाता है, वहाँ पर ये पैसा जा रहा है। क्योंकि अदरवाइज अगर कोई और रूलर, जैसे आपके पास पहले भी इंडिया में इन्वेडर्स रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना इसे होम कंट्री बना लिया, जैसे कि मुगल्स, तो वो पैसा यहाँ का यहीं रहा। आपने ताजमहल जैसी बड़ी चीज़ें भी डेवलप की उसी पैसे से। बट दैट इज़ नॉट द सेम थिंग विद द ब्रिटिशर्स। तो इसी करके हम इसे बोलते हैं दिस इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, एंड दिस लिड टू द फर्दर डिटोरेशन ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंगली। और इसके साथ हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो पहले ही समझे कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लार्ज नंबर पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका उनमें ताला लगेगा,
और ब्रिटिशर्स अपनी डोमिनेंस बढ़ाते चलेंगे। इंडिया का जो कस्टमर है वो भी अब इंपोर्ट पे डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रिड्यूस हो रहा है। अब इसी को जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप समझोगे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये सारी बातें हमारे जो मॉडर्न लीडर्स थे उस समय पर, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको भी समझ में आ रही थी। तभी आपके चाहे तिलक हो चाहे महात्मा गांधी हो, क्यों बोलते हैं कि स्वदेशी को अपनाइए? क्यों? ताकि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको फिर से जगाया जा सके, इनको फिर से ग्रो किया जा सके और हम अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकें, अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल सके। तो दिस आर द एफर्ट्स विच दिस इज द रीज़न कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है वो इस तरह की पॉलिसीज़ को जनरेट कर रहे थे। अब एक तरफ जब ये सिचुएशन आप देख रहे हो तो मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो कर रहा है। अब इंडिया का ग्रो एक का जो एक्सटर्नल सेक्टर है या फिर जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें एक टर्म आती है सरप्लस एक्सपोर्ट या सरप्लस इकोनॉमी भी हम यूज़ करते हैं। या सरप्लस कैसे है? ये एक कंट्री में जो उनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ट्रेड सरप्लस कैसे होता है कोई कंट्री कि जब वो अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा करे और इम्पोर्ट कम करे। तो ये बात उस समय पर इंडिया पर भी लागू होती थी कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, इंपोर्ट कम कर रहा था। कैसे? क्योंकि आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो? आप रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे हो और ब्रिटेन को वो चाहिए था, चाहे कॉटन हो, चाहे आपके और प्रोडक्ट्स हो, चाहे कमर्शियल क्रॉप जिनकी हमने बात की वो हो, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। अब इंपोर्ट अदरवाइज क्या होती है इंडिया में? जैसे आज जो इंपोर्ट है क्या है? हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली अगर आप मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो तो फैक्ट्री लगेगी। अगर आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो तो आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होंगी, तो वो फर्दर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहा है उस समय? फिनिश गुड्स, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं या फिर और तरह के फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो आपकी फर्दर डेवलपमेंट में कुछ भी सहयोग नहीं करने वाले वो इंपोर्ट हो रहे हैं। और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल जो अगर यहीं पे इस्तेमाल होता तो यहाँ की फैक्ट्री को चलती है और फैक्ट्री से आपका बिजनेस एक्सपेंड होता, पैसा तो कमाता ही, नौकरियाँ भी यहीं पर रहती। तो दैट इज़ द थिंग। सो दिस इज़ द लार्ज जनरेशन ऑफ द export, large generation of large export surplus. So this is the main concern which was which we seen then. So these are the main factors regarding the drain of wealth. And इसके बाद हम बात करें, that is last point, that is regarding the transportation and the communication. अब transportation और communication में क्या concern आता है? That is specifically the concern is regarding कि ब्रिटिशर्स ने काम तो किया। हम बोलते हैं कि इंडिया में रेलवे लाने का जो श्रेय है वो ब्रिटेन को जाता है, बट इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो भी वो किसी भी तरह का अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उनका मोटिव क्या है? यहाँ पे सिर्फ अपने लिए एक ईजियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करना, ताकि वो ईजियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करना, ताकि वो जो भी इंडिया में चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं उनको पोर्ट तक लेके आ सकें और पोर्ट से अपने शिप्स पे लाद कर वो ब्रिटेन पहुंचा सके। तो वो उस पर्पस से कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस कि इंडिया की डेवलपमेंट में उनका कुछ इंटरेस्ट है कि इंडिया में रेलवे लेके आएंगे ताकि यहाँ के लोग उससे इस्तेमाल कर सके, वो उनका पर्पस नहीं है। बट इस पर्पस को जब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वो लोगों को फ़ायदा करता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि रोड नेटवर्क इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, या आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा सिंपल सा, अब हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो क्या काम करती है? वो शहरों को गांव से जोड़ने का काम है, या उसका उल्टा बोल रहे हैं हम, गांव को शहरों से जोड़ने का काम है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो लोगों की आवाजाही का साधन हो जाता है, लेकिन दूसरी बड़ी बात, शहरों से जुड़ने से आप जो भी प्रोड्यूस भी करोगे वो भी शहर पहुंचेगा, ठीक है। तो ये आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है बहुत ही लार्ज नंबर पर। दैट विल लीड टू द ग्रेट इम्प्रेशन और दैट विल लीड टू अ ग्रेट हेल्प टू द पॉपुलेशन ऑल्सो। तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? नाउ सी टू दिस पॉइंट, अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या कह रहे हैं? एक नेशनल अवेकनिंग आपको देखने को मिलेगी कि एक लार्ज जो पॉपुलेशन है वो अवेक होगी, बिकॉज न्यू आइडियाज से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो न्यू आइडियाज से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे? अब ट्रेन में दो लोग मिले, एक पंजाब का किसान मिला और एक मिला उसे राजस्थान का किसान, ठीक है, और एक मिल गया बिहार का किसान। तीनों एक साथ सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं अपने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में जा रहे हैं, किसी सेशन में जा रहे हैं, कहाँ? आपके बॉम्बे। अब वहाँ जाते हुए रास्ते में बहुत कुछ डिस्कशन हो गई
कि हमारे यहाँ टैक्सेस ऐसे हैं, एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्टमेंट है, हमारे इतना रेवेन्यू देना पड़ता है, हम इतनी तरह से हम तो बिल्कुल तरसते हैं। तो बिहार वाले को लगा किसान कि उसे लगता था पंजाब वाला वो काफ़ी खुशहाल किसान है, ये भी इतना ही परेशान है जितना मैं हूँ, राजस्थान वाला भी उतना ही परेशान जितना मैं हूँ। और हम सबका जो रीज़न है, बोला तो ये जा रहा है कि ये ज़मींदार रीज़न हुआ, लेकिन ये रीज़न एक्चुअल में इनके पीछे दो एक आदमी है, वो ब्रिटिश ऑफिसर है। तो ये बात समझ में आई इन तीनों को कि हमारा जो असल दुश्मन है वो कोई ज़मींदार ना हो के हमारा ब्रिटिश ऑफिशियल या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे इस सारे पिछड़ेपन और सारे सब तरह की प्रॉब्लम का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कारण वो है। ठीक है, तो ये एक अवेकनिंग उसमें लोगों में आई एंड दिस ब्रॉट टू द न्यू आइडियाज़ जो आपकी नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथ देंगे एंड दिस इज व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ। अदरवाइज ज़्यादा कुछ और कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडियन पॉपुलेशन को, ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई खास बेनिफिट इससे नहीं हुआ। ना इसी को अगर हम इकोनॉमिस्ट जेएस मील के नज़रिए से देखें तो इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने ये सारी सिचुएशन जो अभी आपने डिस्कस की, इसको एनालाइज करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि इंडिया इज इंग्लैंड्स कैटल फार्म। इंडिया इज इंग्लैंड्स कैटल फार्म, कि यहाँ से सिर्फ वो दूध निकाल रहे हैं और अपने लिए मुनाफा कमा रहे हैं, इंडिया को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शशि थरूर ने अपनी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस में ये बात बोली कि इंडिया की जो पॉवर्टी है उसके एक्चुअल में अगर कोई कल्प्रेट है तो दैट इज ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश पॉलिसीज। दैट इज हिज स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। दैट इज हिज स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो इसी के साथ दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। कुछ भी डाउट रह गया है तो आपने चैट बॉक्स में मेंशन करते रहना है और डिस्क्रिप्शन में भी आप मुझे बता देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे टेकअप करेंगे उन डाउट्स को। और आज हमारा जो टॉपिक था दैट वाज दिस एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमने कवर अप कर लिया है। कल इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पाने के बाद हमने क्या पॉलिसीज में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज लेके आए कि हम एक ग्रोथ जो हमारे साथ एक्सपेक्टेशन हुआ उससे उभर कर हम कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकें या कैसे डेवलपमेंट कर सकें। तो वो भी एक जरिया रहेगा, वो भी एक तरीका रहेगा जिसको हम बात करेंगे जिसकी आने वाले लेक्चर्स में। तो दिस इज़ द लेक्चर प्लान जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ एंड इसको कवर अप करने में हमें किसी में एक या किसी में 2 लेक्चर लगेगा। सो अकॉर्डिंगली वी विल कवर दिस होल ऑफ द थिंग। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।